गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर अगला, तो हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 10 की। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। पहले एक चीज तो जानना बहुत ही जरूरी है कि मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात करें, यह डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे, कितने आयंस बनते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट ये हम पीछे बता चुके हैं, शॉर्टकट लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी दोस्तों, एमसी मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यह ज्यादा होना चाहिए किसके मोलर कंडक्टिविटी से, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के। क्यों ज्यादा होना चाहिए? कि इसमें आयंस ज्यादा बनते हैं, आयंस मोर होते हैं, और इसमें दोस्तों आयंस कम बनते हैं, लेस होते हैं देन इनके। एक बात तो क्लियर होगी। तीसरी बात दोस्तों कि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के इनवर्सली होगा, कंसंट्रेशन के इनवर्सली होगा, मतलब डाइल्यूशन के डायरेक्टली होगा। मतलब कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितना डाइल्यूट है उतना ही डाइल्यूट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि आयंस ज्यादा बनेंगे, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं दोस्तों। तो बात यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। चलो, ये बात तो क्लियर हो गया। एक सेकेंड दोस्तों, इसे मिटाने के लिए व्यवस्था कर लें। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तुलना में वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। चलो भाई, कल हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाए थे, अंडर रूट इस पे और लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा वैसे वैसे ग्राफ ऐसे ऐसे कम होने लगा था। तो दोस्तों, जब कंसंट्रेशन 0 था तो यह अपने मैक्सिमम पॉइंट पे था, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ज्यादा डाइल्यूट था, तो कंसंट्रेशन 0 था तो यह बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा यह धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन यह किसके लिए पढ़े थे हम लोग? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। उसी तरह से दोस्तों, जब वीक की बात करेंगे, वीक की बात करेंगे ऐसे ही बनाते हैं ग्राफ, लेमडा एम नॉट। तो जब वीक की बात करेंगे तो दोस्तों क्या कह रहा है? वीक स्ट्रॉन्ग में जितना डाइल्यूशन दोनों का सेम रखिए, इसका भी इसका। तो जब डाइल्यूशन सेम रखेंगे दोस्तों तो स्ट्रॉन्ग में मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा आयंस बनते हैं। लेकिन वीक में आयंस तो कम बनते हैं और डाइल्यूशन आपने सेम रखा है, आयंस कम बनेंगे, तो इनकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। मतलब दोस्तों कि अगर 0 कंसंट्रेशन है और इसका मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे है 0 कंसंट्रेशन पे, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन आगे बढ़ता जाएगा, रूल तो है कि मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग की अपेक्षा इसमें ज्यादा कम होगी, क्योंकि आयंस बनेंगे नहीं। तो शुरू में मोलर जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा शुरू में तेजी से गिरेगा मोलर कंडक्टिविटी, धीरे 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 कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग में धीरे धीरे गिर रहा है, देखिए ऐसे गिर रहा है मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन बढ़ने से ऐसे गिर रहा है। लेकिन वीक में चूंकि आयंस बहुत कम बनते हैं, इसलिए जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आयंस कम है इसमें, इसलिए बहुत तेजी से गिरेगा।
उसके बाद फिर ऐसे बन जाएगा। तो दोस्तों ये ग्राफ था वेरिएशन का। तो मोलर कंडक्टिविटी पे एक लॉ है दोस्तों, उस लॉ को बोलते हैं कोलरास लॉ। तो दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी के लिए कोलरास लॉ आया है। कोलरास लॉ दोस्तों इसका क्या है, इस लॉ का मतलब, यह लॉ कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, दो या चार इलेक्ट्रोलाइट हैं, अगर उनमें कैटायन या एनायन दोनों में से कोई एक सेम हो तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस भी इक्वल आएगा। दोस्तों बात नहीं समझ में आई होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों यहाँ NaCl है और यहाँ मोलर कंडक्टिविटी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ साल्ट कर दीजिए या कंपाउंड कर दीजिए, कंपाउंड कर देते हैं। यहाँ पे NaCl है दोस्तों, यहाँ दोस्तों KCl है। दोस्तों यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, इन दोनों में Cl बराबर है, आयंस कॉमन है, याद रखिएगा दोस्तों, इस बात को याद रखने की जरूरत है, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको इसकी वैल्यू लिख करके दिखा रहा हूं दोस्तों, एक सेकेंड आने की लो। दोस्तों दूसरा है NaNO3 KNO3, देखिए यहां भी नेगेटिव आयन सेम है दोस्तों। अभी मैं इसका मतलब बताने जा रहा हूं, एक और बता दूं आपको, NaCl है दोस्तों और यहाँ NaBr है। चलो भाई ये भी कर लिया हमने। एक और दोस्तों ले लेते हैं हम NaCl हो गया, हाँ आयंस को इक्वल करना, हाँ ठीक है। यहाँ देखिए KCl है और यहाँ दोस्तों है KBr। अब इनको समझने के लिए इनकी वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी। जब मैं दोस्तों इनकी वैल्यू लिखूंगा तभी समझा पाऊंगा। तो NaCl की वैल्यू होती है 126.45। दोस्तों KCl की वैल्यू होती है 149.86 दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों NaNO3 की वैल्यू होती है 121.55 अप्रॉक्स। और KNO3 की बात करते हैं, KNO3 की वैल्यू होती है 144. तो फिर NaCl की वैल्यू होगी 126.45 और यहाँ KCl की वैल्यू होगी दोस्तों 149.86। इसी तरह से दोस्तों NaBr की वैल्यू होती है 128.51 एंड 128.51 और इसकी वैल्यू होती है 151.92। तो इसका क्या मैं बता रहा हूं अंतर, अभी आपको समझाता हूं। इनका अंतर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे करूं तो 149.86 है, 126.45 है, 1 4 और कितना आ गया आपका दोस्तों यहाँ पे 3 2। तो इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस आया 23.41 23.41। एक चीज और देख लूँ, 144.96 121.55। अभी आपको आप कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आया दोस्तों। इनकी वैल्यू का डिफरेंस कितना आया 23.41। तभी मैं आपको पूरी की पूरी बातें समझा रहा हूँ। एक काम कर दें 128.51 120। हमको चूंकि आपको एक एक चीज समझाना है ना, तो इसलिए मुझे उस पर काम करना पड़ रहा है। ये हो गया 2 और ये क्या है
151.9 टू 149.86। तो 11 में से तो ये हो गया 2, 12 में से 6 गया 6, और ये हो गया मतलब 0.6, ठीक है, ये हो गया 0.6, ठीक है, हो गया 0.06, और ये हो गया 2, यहाँ भी हो गया 2.06। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक, बहुत इत्मीनान समझिएगा दोस्तों। कोलरास लॉ ने ये कहा था, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो पे मैं थोड़ा सा देख लूँ, वीडियो क्वालिटी, हाँ बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कोलरास लॉ ने ये कहा था कि देखिए यह इलेक्ट्रोलाइट है, यह इलेक्ट्रोलाइट है, जब दो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे देखिए NaCl है, KCl है, तो इनमें आयन सेम है, ClCl, तो NaCl का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतना दिया है, KCl का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतना दिया है, लेकिन आयन सेम है दोनों का, याद रखिएगा आयन सेम है दोनों का, तो इनका डिफरेंस आया 23.41 आया दोस्तों, वो मैं डिफरेंस निकाल रहा था सबका, 23.41 आया। चलिए इस पे मत जाइएगा, ये तो मैं डिफरेंस निकाल रहा था चेक करने के लिए। आयन ClCl दोनों में सेम है, 23.41 आ गया। कोलरास ने कहा था कि यह तो इलेक्ट्रोलाइट हैं, इसी तरह से अगर दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स लें जिनमें आयन सेम हो, देखिए यहाँ पे NO3 सेम है, यहाँ NO3 सेम है, इनकी वैल्यू यहाँ दी हुई है, इनकी वैल्यू यहाँ दी है, तो इनके भी निगेटिव आयन सेम है, तो इनकी भी वैल्यू उतनी ही आएगी जितना कि पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट के डिफरेंस का आया था। कितना आया था? 23.4। ये कोलरास साहब ने कहा था। चलिए दोस्तों पुनः समझा देता हूं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो देखिएगा, यह कंपाउंड है, यहाँ पे आपने दो इलेक्ट्रोलाइट लिया है और उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिया हुआ है, तो इनकी कंडक्टिविटी का डिफरेंस देखा 23.41 आया। कैसे आया? ये तो डिफरेंस आ गया। यहाँ गौर करिएगा, इनका एनायन Cl सेम है, तो कोलरास ने कहा था इसी तरह से अगर आप दो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उनमें भी आयंस, यहाँ Cl सेम है, निगेटिव आयंस की बात कर रहा है, एनायंस की बात कर रहा है, एनायंस या निगेटिव आयन उनमें भी NO3 देखिए यहाँ सेम है, तो इनके भी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का डिफरेंस उतना ही आएगा जितना पहले वाले दोनों का आया था। चलिए ये तो एनायन के टर्म में बताया, अब यहाँ कैटायन के टर्म में बता रहे हैं। सेम दो इलेक्ट्रोलाइट लिया और यहाँ कैटायन मतलब Na सेम है, तो इनका डिफरेंस दोस्तों कितना आ गया? 2.06 आ गया इनका डिफरेंस। उसी तरह से दो और इलेक्ट्रोलाइट लिया, वहां कैटायन K सेम है, तो इनका भी डिफरेंस 2.06 ही आएगा। अब आप ये कहेंगे सर इसमें Na, इन दोनों में Na था, इन दोनों में K था, इससे नहीं मतलब वो क्या था, बस मतलब यह है कि दो इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन या एनायन सेम है, तो उनका डिफरेंस दूसरे दो इलेक्ट्रोलाइट में अगर कैटायन या एनायन सेम है, उनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बराबर आएगा। तो दोस्तों ये था कोलरास लॉ का एक कंसेप्ट। दोस्तों कोलरास लॉ के दूसरे कंसेप्ट की चर्चा कर लेते हैं। KOHLRAUSCHS, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसकी बात करते हैं दोस्तों। चलिए भाई चर्चा कर लेते हैं इसका क्या है। इस रूल के तहत यह रूल ये बताता है कि, मैं पुनः लिख दूं, अकॉर्डिंग दिस मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte is sum of
मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स नंबर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं अभी बता दे रहा हूं, एग्जाम्पल करके बता रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, हमको इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। इसका तोड़ लो इसको, CH3COO माइनस और H प्लस, तो निकालिए मोलर, मोलर मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका निकालना है? CH3COOH का निकालना है। निकालना है दोस्तों। तो क्या मैंने कहा था? समा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन में दिया होगा, वैल्यू पुट कर लीजिएगा। मान लीजिए इसका 2 दिया है, 4 दिया है, तो 4 2 6 हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल सेकेंड, Al2SO4 दिया है, तोड़ लीजिए पहले। Al कितना दिया है? 2Al। SO4 कितना दिया है? A। SO4 पे कितना चार्ज होता है? -2। Al2SO4 थ्राइस है, -2 चार्ज होता है। Al पे कितना चार्ज होता है? 3 होता है, हमेशा याद रखिएगा। 2Al है तो 6 चार्ज हो गया, 3SO4 है तो 6 चार्ज हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए Al पे 3 होता है, 3 2 6, 2 होता है, 3 2 6, ये हो गया बैलेंस। निकालना है तो निकालिए। अब मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका निकालना है? Al2SO4 का थ्राइस का निकालना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? पहले कैटायन का लिखते हैं, Al+3 कितने अमाउंट? मैंने कहा लिखा है डेफिनेशन में, मल्टीप्लीकेशन बाय इट्स नंबर। नंबर कितना है? 2। पिछले वाले एग्जाम्पल में नंबर नहीं था, इसलिए मल्टीप्लीकेशन हमने नहीं किया था। नंबर 2 प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका निकालना है दोस्तों? सल्फेट का निकालना है। कितने नंबर है? 3। तो यह हो गया दोस्तों। इससे एक फार्मूला आता है दोस्तों डेवलप होकर के। नोट, किसी भी कंपाउंड का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो पहले उसका कैटायन लिखते हैं, कैटायन की, और नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नंबर ऑफ कैटायन, प्लस एनायन का लिखते हैं, एनायन मतलब ये इसका कंडक्टिविटी, नंबर को ऐसे, एनायन है तो यह दोस्तों एक फार्मूला आ जाता है मोलर कंडक्टिविटी को निकालने का। यह कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी, यह उसका नंबर, इनटू कर दिया एनायन की मोलर कंडक्टिविटी उसका नंबर। देखिए यह नंबर हो गया, यह इसका हो गया, यह 3 हो गया, यह इसका हो गया फार्मूला। तो दोस्तों इसको बोलते हैं कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ की बात कर लें, समाप्त कर दूं इसको आज। एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ, ये यस है दोस्तों, थोड़ा तेज लिखने की कोशिश कर रहा हूं। पहला एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोस्तों इसको समझाने के लिए क्वेश्चन का सहारा लूंगा। मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इसका मुझे निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, निकालना है। अब क्वेश्चन में दिया, कितने लोग दिए हुए हैं क्वेश्चन में? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ये सबके ऊपर आप लगा देना ऐसे, थोड़ा तेजी से मैं लिखने की कोशिश में हूँ। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, नहीं देख सकते हैं, क्वेश्चन में NaCl दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। मुझे इसका निकालना है, जिसका निकालना है दोस्तों तो उसको समझ लीजिए। कैसे निकालना आप ध्यान से यहाँ समझना है आपको, वो तो क्वेश्चन था, ये आंसर लिख रहा हूँ इसका, ये इसका आंसर है दोस्तों। कैसे निकालना होता है
इसका निकालना है। देखिए इक्वल टू, आप देखिए CH3COO में से हमें चाहिए CH3COO, हमें CH3COO मिलेगा, लेकिन यह ज़्यादा मिला। ध्यान रखिएगा यह ज़्यादा मिला है। अब हमको H चाहिए, उसमें अगर HCl जोड़ देंगे तो यहाँ से हमको H मिल जाएगा, तो हमारा यह बन जाएगा, लेकिन यह ज़्यादा मिला। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ दिया हमने, यह प्लस यह, तो ज़्यादा क्या मिला, Na और Cl। अब इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा और हमारा आ जाएगा आंसर। दोस्तों हमने क्या लिया, CH3COO। तो ज़्यादा क्या मिला, ये वाला, याद रखिएगा ये ज़्यादा है, हमें तो ये CH3COO चाहिए था। अगर इसमें हमने दोस्तों जोड़ दिया HCl, अगर जोड़ दिया तो यहाँ से हमको H मिल गया, तो ज़्यादा क्या मिला, ये। तो ज़्यादा जो मिला उसको निकाल दीजिए, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, NaCl को निकाल दिया दोस्तों, और यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों इसकी वैल्यू दी होगी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में जब ये दिया रहेगा तो ये पूछा जाएगा, इसकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू गिवन होगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 दिया है, इसकी वैल्यू 5 दिया है और इसकी वैल्यू 4 दिया है। तो 10, अगर मान लीजिए दोस्तों इसकी वैल्यू 10 प्लस 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10 5 15, 15 में 4 11, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। एप्लीकेशन 2 है दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को दोस्तों अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है अल्फा इक्वल टू लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M इनफिनिटी। आप याद रखो कैसे, पहले कंसंट्रेशन, इसका इक्वेशन अगर बनाए तो यही तो है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, इनफाइनाइट में कन्वर्ट हुआ। तो पहले कंसंट्रेशन जब C था, अब बाद में टूटा नहीं, अभी कुछ समय बाद यह, जैसे पीछे पढ़े हैं, कुछ समय बाद यह टूट के कितना हो गया, अल्फा, ये कितना हो जाएगा, C माइनस अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बीच का पॉइंट है, पहले अपान बाद का, पहले अपान बाद। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये वाला है, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। इसको लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूं। तो दोस्तों ये था एप्लीकेशन 2, और एप्लीकेशन 3 इसका बोल दूं तो यह लेक्चर आज का समाप्त होगा। दोस्तों एप्लीकेशन 3 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ solubility of sprangly soluble salt, स्प्रैंगली soluble salt इन एक्वस, मतलब पानी की बात कर रहा है, इन एक्वस की बात कर रहा है। कुछ स्प्रैंगली soluble salt का नाम भी लिख लीजिए आप, PbSO4, BaSO4, थ्राइस, बहुत सारे स्प्रैंगली soluble salt हैं दोस्तों, जिनके नाम को आप याद कर सकते हैं। जैसे कि Ba पे कितना चार्ज होता है, 2, SO4 पे -2, नहीं दोस्तों, BaSO4। एक और लिख लीजिए AgCl, और भी ले सकते हैं, बहुत सारे साल्ट हो सकते हैं, AgBr ले लीजिए ऐसे। तो दोस्तों यह स्प्रैंगली soluble साल्ट है, इनका कैलकुलेशन हमको करें तो हमेशा याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी। दोस्तों ये याद रखना, सॉल्युबिलिटी दोस्तों डिपेंड करता है मोलैरिटी पे, मोलैरिटी होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा फार्मूला है लैम्डा m नॉट इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन m। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सब साल्ट हैं, स्प्रैंगली soluble साल्ट,
तो साल्ट होने के नाते ये फार्मूला मेरा बन गया इतना इक्वल टू के साल्ट इंटू 1000 अपॉन m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोस्तों। तो के साल्ट पहले निकालो। कोई भी साल्ट पानी में गया तो पानी में भीगा तो उसका मोलर कंडक्टिविटी, मतलब ऐसे देखिए ड्राई साल्ट है या ये ड्राई साल्ट है, कि मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो तो साल्ट को पहले पानी में भीग दिया, W फॉर वेटेड, पानी में भीगा हुआ साल्ट और माइनस पानी का एक्वस का मोलर कंडक्टिविटी। जैसे मान लीजिए कि यह मार्कर साल्ट है, ड्राई का निकालना है तो पहले मार्कर को पानी में डालिए। अब पानी इस पे लग गया ना, मार्कर पे पानी लग गया इस पे, तो भीगा हुए मार्कर का मोलर कंडक्टिविटी में से इस पानी का जो पानी लगा हुआ है इस पानी की मोलर कंडक्टिविटी हटा देंगे तो ड्राई मार्कर या कोई भी कंडक्टिंग वायर कहिए उसकी मोलर कंडक्टिविटी मालूम हो जाती है दोस्तों। तो यह एक फार्मूला अपने दिमाग में हमेशा याद करके रखे रहिएगा। चलिए दोस्तों, ये तो अलग से मैंने थोड़ा समझा दिया है, याद आ गया तो इसकी बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन तो ये आपको निकालना है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो डिपेंड करती है मोलैरिटी पे। ये हो गया, कितना बन गया दोस्तों। तो आपने ये फार्मूला डेवलप कर लिया, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है मोलैरिटी पे। लेकिन दोस्तों अगर एग्जांपल कर दिया जाए कि हमको निकालना है AgCl का, AgCl की सॉल्युबिलिटी टेस्ट करना है। ये सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट करनी है AgCl की दोस्तों। AgCl की सॉल्युबिलिटी टेस्ट हमको करनी है तो कैसे होगा, तो पहले इसका यह निकालिए मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि Ag प्लस होता है। तो इसको थोड़ा और ओपन कर दूं दोस्तों, यह होता है Ag प्लस Cl माइनस। यह हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यह किसका निकालना है, पहले Ag का, अब फिर इसी तरह से दोस्तों Cl माइनस का निकाल लिया ये वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। हाँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करते हैं तो m की वैल्यू होती है दोस्तों के साल्ट इनफाइनाइट इंटू 1000 और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में यह दिया होगा और कोई कंपाउंड दिया होगा, उसका प्लस और माइनस की मोलर कंडक्टिविटी भी दिया होगा। तो प्लस और माइनस की संख्या को लिख करके जोड़ करके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालेंगे आप। के साल्ट की वैल्यू दिया होगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू दी होगी, उसको रखेंगे और इसको निकाल करके यहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब आ गया आपका लैम्डा m Ag प्लस लैम्डा m Cl माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपने क्वेश्चन को कर लिया और आपके सारे एप्लीकेशन को रास्ता के मैंने बता दिए। बनाने के लिए इसमें 2-4 एप्लीकेशन अपने मन से आप बना सकते हैं, लेकिन वहाँ आवश्यकता नहीं है, लेक्चर लंबा भी हो जा रहा है, उसको भी ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों यह लेक्चर नंबर 10 था, आप अच्छे से पढ़ो। मेरा जो बेहतर कंडीशन है, जो मेरा बेहतर तरीका है वो मैं आपको दे रहा हूँ। बोर्ड बहुत अच्छा नहीं है मेरे पास, मोबाइल से बनाना है और कितना अच्छा वीडियो जा पा रहा है मैं बता नहीं पाऊँगा। तो मेरे वॉइस को सुन करके दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाइएगा और समझिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।